बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजरे। स्टूडेंट्स चलें आज हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 141, 142 और इससे ऑनवर्ड। तो आज के मॉड्यूल का जो हमारा टॉपिक है वो स्कोप ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस या क्वालिटी अश्योरेंस और टेस्टिंग के बारे में। ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि क्वालिटी अश्योरेंस क्या है, इसके कौन से स्टैंडर्ड हैं और टेस्टिंग कितनी किस्म की हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट मैं हर मॉड्यूल में आपको रियल लाइफ से एग्जांपल भी देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट कैप्चर करने में आसानी हो। तो चलें एक रियल लाइफ से पहले एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट जब असेंबल की जाती है, लाइक मोबाइल, कार, जितनी भी प्रोडक्ट असेंबल की जाती हैं तो उनको असेंबल करने से पहले कुछ तरीके या रूल्स बता दिए जाते हैं कि आपने इनको फॉलो करते हुए ये चीज़ असेंबल करनी है। जैसे कि अगर कार का शीशा सपोज़ आपने लगाना है तो शीशा लगाने के भी कुछ रूल्स हैं कि आपके शीशे की मोटाई इतनी होनी चाहिए, आपके शीशे का मटेरियल ये होना चाहिए, यानी ये कुछ स्टैंडर्ड बता दिए जाते हैं। तो इन स्टैंडर्ड को बताने का मतलब बेसिकली क्या होता है, ताकि आप जब कोई चीज़ या प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो बनाने से पहले जो गलतियां हो सकती हैं उनसे बचा जा सके। तो इसी चीज़ को हम क्वालिटी अश्योरेंस का नाम देते हैं, यानी क्वालिटी अश्योर करना। क्लियर हो गया? सो क्वालिटी अश्योरेंस हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ रूल्स दिए जाते हैं जो कि क्वालिटी को अश्योर करते हैं। ठीक हो गया? तो जो पहले क्वालिटी अश्योरेंस होती थी वो क्या होती थी, रिमूविंग प्रोग्राम एरर्स, फोकस करती थी किस पे, प्रोग्राम के अंदर जो एरर होते थे उनको रिमूव करने पे। तो चलें स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वालिटी अश्योरेंस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। इज़ अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स दैट ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस that assures that all software engineering processes, method, activities and work items are monitored। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो उसके तमाम के तमाम प्रोसेस, तमाम के तमाम मेथड और तमाम की तमाम एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सके। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एग्जांपल देख लेते हैं। वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल में भी आपको पता है कि 4 फेज़ थे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस था, डिज़ाइन फेज़ था, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ था और लास्ट में टेस्टिंग फेज़ था। यानी जब ये चारों फेज़ आप मॉनिटर करते हैं थ्रू सम स्टैंडर्ड तो इसको हम नाम देते हैं क्वालिटी एश्योरेंस का। क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन से हैं, यानी इन प्रोडक्ट या इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उनको बनाते हुए किन किन स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये कुछ कंपनीज़ हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ISO है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, IEEE है एंड ACM है। तो ये क्वालिटी को फोकस करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। ISO 9000 है और इसके आगे कुछ वर्जन है 9001, 9002 एट्सेट्रा। ISO/IEC ये दोनों कंबाइन स्टैंडर्ड हैं। तो IEC बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? इसी तरह IEEE जो है 1028, ये क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ रिव्यूज इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय द फैक्ट दैट दे आर स्पेसिफाइड एड्रेस्ड इन द IE स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर रिव्यूज़। इन सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ के लिए एक स्टैंडर्ड है जिसको नाम देते हैं IEEE 1028। तो ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर हो गया? आगे प्रिंसिपल है, पेरेटो प्रिंसिपल है। पेरेटो बेसिकली एक सोशियोलॉजिस्ट था और इकोनॉमिस्ट था जिसने ये बताया कि जो इटली की पॉपुलेशन है उसकी जो वेल्थ है वो स्मॉल ऑफ पॉपुलेशन जो है वो उसको कह लें कि छोटी सी एक पॉपुलेशन थी जिसके पास मोस्टली जो वेल्थ थी वो उसके पास थी। सपोज़ अगर इटली में 10,000 बंदे थे तो उसने ये चीज़ देखी कि 10,000 बंदों में से सिर्फ 1,000 बंदा था जिसके पास 90% वेल्थ थी। क्लियर हो गया?
तो इसी को हम पेरेटो प्रिंसिपल का नाम देते हैं कि पेरेटो प्रिंसिपल में इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है इसकी लाइन बाय लाइन आप चेक नहीं कर सकते। सपोज़ अगर आपका एक सॉफ्टवेयर 10,000 लाइन पे है या 10,000 इंस्ट्रक्शन पे है तो हर लाइन को चेक नहीं किया जा सकता। हम जस्ट वो लाइन चेक करते हैं जो मोर प्रॉब्लमेटिक हों। ये कह लें कि अगर 10,000 लाइन में 1,000 लाइन ऐसी हैं जिन ही में एरर आ सकता है, बाकी में एरर आने के चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं। तो हम बजाय 10,000 के हम 9,000 लाइनों को नहीं देखते, बस उन लाइनों को देखते हैं जिनमें एरर आने के चांसेस होते हैं। क्लियर हो गया। बेसिस पाथ टेस्टिंग क्या है? बेसिस पाथ टेस्टिंग की एग्जांपल आप ले सकते हैं वाटरफॉल मॉडल से भी, जिसमें हम क्या करते हैं कि हर मॉड्यूल को एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक हो गया। इसको हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग का नाम भी देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का पता होता है, चूँकि हर एक इंस्ट्रक्शन को या हर एक मॉड्यूल को आप चेक कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का भी पता होता है। इसे हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग का नाम भी देते हैं। इसी के उलट है आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि आपने जस्ट मॉड्यूल के जो एक्सटीरियर फंक्शनैलिटी होती है उसको देखना होता है, उसके अंदर क्या हो रहा है उससे आपको कोई कंसर्न नहीं होता, यानी उसके इंटीरियर कंपोजिशन का नॉलेज आपको नहीं होता, उससे आप रिलाई नहीं करते। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2+2 आंसर 4 आता है, आपने इसको टेस्ट किया, आंसर 4 आ गया, इट मीन्स आपका टेस्ट सही है। लेकिन अगर आप देखें 2+2 को मशीन लैंग्वेज में जब हम परफॉर्म करते हैं तो ऑलमोस्ट 6, 7, 8 इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। तो 6, 7, 8 इंस्ट्रक्शन से हमारा कंसर्न नहीं होता, बल्कि हम उसको उसके जो कह लें कि ज़ाहरी या उसका एक्सटीरियर होता है उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एग्जांपल आ जाती है किसमें? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में भी यही होता है कि हम जस्ट एक रेंज ले लेते हैं, जैसे 1 से 100 है। सो 1 से 100 में हम पूरी रेंज को चेक नहीं करते, बल्कि रेंज के शुरू वाले पार्ट और रेंज के लास्ट वाले पार्ट को टेस्ट करते हैं। जैसे 1 से 100 तक रेंज है तो 1 से 10 तक चेक कर लिया, 90 से 100 तक चेक कर लिया। इस टेस्ट को हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का नाम देते हैं। और ये जो रेंज होती है इसको हम इक्विवेलेंस क्लासेस का नाम भी देते हैं। सपोज़ आपके पास एक सॉफ्टवेयर में 10 मॉड्यूल है और 10 मॉड्यूल में हर मॉड्यूल की रेंज है 1 से 100 तक, तो हम हर मॉड्यूल में 1 से 100 तक रेंज को चेक नहीं करेंगे, बल्कि कुछ रेंज को चेक करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता सकूँ। बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है कि जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आप उसका प्रिलिमिनरी वर्जन देते हैं कस्टमर को चेक करने के लिए। ठीक है, यानी आपने अभी उसको रिलीज़ नहीं किया, रिलीज़ करने से पहले जब आप उसका टेस्ट करते हैं तो वो बीटा टेस्टिंग में आएगा। इसी तरह जब आप ये रिलीज़ करने से पहले आपका प्रिलिमिनरी वर्जन होगा, ठीक होगा। तो प्रिलिमिनरी वर्जन के बाद जब आप उसको रिलीज़ करते हैं तो उसके बाद दोबारा आप उसको टेस्ट करते हैं, जिसे हम अल्फ़ा टेस्टिंग का नाम देते हैं। यानी बीटा टेस्टिंग आपका प्रिलिमिनरी वर्जन, और जब आपका प्रिलिमिनरी वर्जन्स टेस्ट हो जाएं उसके बाद उसको जब आपका डेवलपर रिलीज़ करता है तो रिलीज़ करने से पहले थारोली उसको दोबारा टेस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा टेस्टिंग। यानी वो डेवलपर आपका उसको टेस्ट करेगा, जबकि आपका बीटा टेस्टिंग है वो क्लाइंट या जो आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट या कस्टमर है, वो भी उसको टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट, मॉड्यूल नंबर 143 में सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट। कितनी किस्म के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं सॉफ्टवेयर बनाते हुए? सबसे पहले यूज़र डॉक्यूमेंट, यानी जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है तो उस प्रोडक्ट को जो यूज़र यूज़ करेगा उसकी गाइडेंस के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे हम यूज़र डॉक्यूमेंटेशन का नाम देते हैं। इसको हम पढ़ देते हैं। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब हाउ टू यूज़ देम, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर के फीचर होते हैं उनको किस तरह यूज़ करने हैं, उनको किस तरह यूज़ करेंगे यूज़र्स, उसके बारे में मालूमात होती है।
तो इसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके पास टेक्निकल राइटर्स होते हैं, ठीक है। यानी डेवलपर जो होता है वो खुद नहीं बनाता, बल्कि वो क्या करता है, टेक्निकल राइटर्स को हायर करता है इन यूज़र डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। सिस्टम डॉक्यूमेंट्स, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन या सिस्टम डॉक्यूमेंट नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम देखेंगे कि आपका जो बना हुआ सॉफ्टवेयर है वो काम किस तरह करता है। सिस्टम में जब उसको आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके इंटरनल कंपोनेंट किस तरह काम करेंगे, इसको हम पढ़ लेते हैं। टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर इंटरनल कंपोजिशन सो दैट द सॉफ्टवेयर कैन बी मेंटेन लेटर इन इट्स लाइफ साइकिल। यानी इसमें कमेंट दिए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन की जाती है, नेमिंग कन्वेंशन दिए जाते हैं। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन इज़ द सोर्स वर्जन ऑफ ऑल प्रोग्राम इन द सिस्टम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशंस। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में ये होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका सॉफ्टवेयर जब बन जाता है तो सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसमें कुछ टेक्निकलिटी होती हैं, जैसे कि सपोज़ आपका सॉफ्टवेयर 32 बिट के लिए बना हुआ है, जबकि आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट है। तो उस सूरत में कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन में दी जाती है, और ये भी बताया जाता है कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है और वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, और जब आप उसको किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाएंगे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आएंगी। इसको पढ़ लेते हैं। टू डिस्क्राइब हाउ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड एंड सर्विस्ड, एडजस्टिंग ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट, इस तरह अपडेट भी किया जाता है। रिपोर्टिंग प्रॉब्लम बैक टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉफ्टवेयर बनाने वाले को उसकी रिपोर्ट भी की जाती है। हाउ टू रिप्लेस द ट्रांसमिशन और हाउ टू ट्रैक डाउन द इंटरमिटेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, और इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं तो उसको किस तरह डील करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आएंगे। सिस्टम डॉक्यूमेंट में आपके ये होंगे, कमेंट दिए होते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन की होती है, नेमिंग कन्वेंशन दिए होते हैं। जैसे नेमिंग कन्वेंशन से क्या मुराद है कि सपोज़ एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला तो हर चीज़ जानता है जिसने इसको डेवलप किया हुआ है। एक आम यूज़र जो है हो सकता है कि CS के बारे में नॉलेज ना रखता हो, तो अब CS से क्या बनता है, उसकी नेमिंग कन्वेंशन दी जाती है ताकि समझने में आसानी हो। यानी ऐसी नेमिंग कन्वेंशन दी जाती है जो कि आम यूज़र है वो भी उसको पढ़ के समझ सके। जी स्टूडेंट्स, आई थिंक काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।